एट प्रेजेंट हमारे पैनल पे 20 मेंबर्स अवेलेबल है। और मैं सबको बताना चाहता हूं, आज जिस तरह से हम ट्यांस कर रहे हैं वो ट्यांस करने का सही तरीका नहीं है। और कल की मीटिंग में जाके हमें जो एक्सपीरियंसेस मिले उससे हमें लगा कि ट्यांस अगर हम इस तरह से करते रहे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मेरे कहने का तरीका शायद किसी को थोड़ा सा गलत लग सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कड़वी दोष दे जाते हैं लेकिन वो हमारे देश के लिए बहुत फायदे की होती है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। हमारा विजन मिशन और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें नहीं होती जो एक विजनरी इंडियंस। हमने आईडी लगा दी, 1-1.5 लाख रुपए लगा दिए, सेंटर खोल के बैठ गए और पेशेंट्स का इंतजार करने लगे। 2-4 पेशेंट आए, एक दो रुके, फिर 2-4 आए, एक दो रुके, और हम अपने आप को सफल मान रहे हैं। हम अपने आप को सफल मान लेते हैं कि भाई मैं डॉक्टर हो गया, मैं थेरेपिस्ट हो गया, मैंने एमडी एक्यूप्रेशर कर लिया। ये हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इससे बड़ा हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ा करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। बड़ा करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए। और बड़ी सोच कहां से आती है? बड़ी सोच हमारे सेमिनार से आती है, ईपीपी प्रोग्राम से आती है, जहां हमारे सीनियर लीडर्स है वहां से आती है। हम कोर स्टेप्स को 10 कोर स्टेप्स को फॉलो ना करें और हम एक बहुत बड़े लीडर बन जाएं, मुश्किल है। हम एलिवेटर स्पीच का यूज ना करें, बहुत बड़ा बिजनेस कर लें, मुश्किल है। 5 पावर्स का हमको पता नहीं हो और बिजनेस कर लें, बहुत मुश्किल है। अगर हम कार्डिनल रूल्स को फॉलो ना करें और बहुत बड़ा बिजनेस कर लें, ये असंभव है। ये मुश्किल नहीं, ये असंभव है। क्योंकि इन सारी चीजों का पता हमें कब लगता है? जब एक हम बड़े प्रोग्राम में जाते हैं। जिस तरह से एक 4 साल के 5 साल के बच्चे का 3 साल के बच्चे का हम प्ले ग्रुप में एडमिशन कराते हैं, उस बच्चे की अगर हम फीस देखी जाए तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं प्ले ग्रुप के बच्चे की मंथली फीस क्या होती है, या ओवरऑल पूरे 1 साल का खर्चा क्या होता है? जो लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्ले ग्रुप के 1 साल का क्या खर्चा होता है, अनुमानित खर्चा आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को, हमारा छोटा भाई है, बहन है, भतीजा है, कोई भी है हमारे रिलेशन में है, अड़ोस में, पड़ोस में, अगर हमें ये जानना हो तो उसका 1 साल का टोटल हमें कितना देना पड़ेगा स्कूल को, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। 30 to 40 थाउजेंड रुपीज हमारे अजय सर ने लिखा है।
थैंक यू सर। या तो बाकी लीडर्स इस बात को सुन नहीं पा रहे हैं, या अतमा चौधरी जी ने लिखा है 30,000, विजय सर ने लिखा है 50,000। थैंक यू सर। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम 4 लोग इस मीटिंग में एक्टिव हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 लोग मीटिंग में एक्टिव हैं, क्योंकि बोलने वाले को तो एक्टिव इसलिए होना पड़ेगा कि उसे जो कुछ भी बताना है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से बताना है। इसमें हमें 3 मैसेज मिले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बिल्कुल सही है, ये डिपेंड करता है हमारे स्कूल पे कि स्कूल का लेबल क्या है। सर ने 30 to 40,000 बताया, विजय सर ने 50,000, अतमा मैम ने भी बताया। तो एक बार हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं कि कितने लीडर्स वास्तविक में सुन रहे हैं, कितने लीडर्स पैनल पे वास्तविक रूप में हैं जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। क्योंकि उम्मीद सिर्फ उससे की जाती है जो उम्मीद करने लायक होता है, और आपने गलत उम्मीद कर ली तो रिजल्ट गलत ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। अब धीरे धीरे हैंड्स की संख्या बढ़ रही है। हमारे 19 लीडर्स में से 10 लीडर्स का हैंड रेज है, मतलब 50% से ज्यादा हैंड रेज आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हैंड्स को डाउन कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया, माफी चाहता हूं। क्योंकि सफलता हमें ऐसे नहीं मिलेगी, सफलता हमको ऐसे नहीं मिलेगी। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कितनी बड़ी टीम है और उसमें से कितने एक्टिव लीडर्स हो सकते हैं। है नहीं? कल पांडे सर ने बताया कि मेरी 2.5 लाख लोगों की टीम है, मतलब 2.5 लाख लोगों की। और जब उन्होंने बताया कि 2,500 उसमें एक्टिव लीडर्स है, 2.5 लाख इज इक्वल टू 2,50,000, और उसमें से 2.50, 2.5 लाख लोग एक्टिव हैं। तो हमारी सफलता डिपेंड करती है सबसे पहले क्या हम एक्टिव हैं, क्या हम अपने अपलाइन के लिए एसेट्स हैं। एसेट्स हैं तो हमारा अपलाइन हमारा विशेष ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे कि ये मेरा एसेट्स मेरे से छूट ना जाए। और यदि हम अपने अपलाइन के लिए लायबिलिटीज बन गए, एक बोझ बन गए जिनको हमें ढोना पड़ रहा है, तो समझ लो कोई भी इंसान लायबिलिटीज को पसंद नहीं। एसेट्स वो चीज है जो हमारी लेनदारी हो सकती है, जो हमारे सामने टेंजिबल प्रोडक्ट्स, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स के रूप में हमारे सामने होता है। जब चाहे उसे बेच के हम कैश ले सकते हैं। प्लॉट है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, जब चाहे उसे बेच के हम, जैसे हमारा मोबाइल भी एक एसेट है, जब चाहे तुरंत, उतना नहीं मिलेगा लेकिन पैसे मिल जाएंगे। बहुत से लोग रिंग बनवा के, अंगूठी बनवा के पहनते हैं, चेन पहनते हैं, गोल्ड है, एसेट है, ये हमारे भारतीय परंपरा का विभिन्न अंग है। और जहां लाइबिलिटीज की बात करते हैं, जहां जिसको हम देनदारी कहते हैं, जिस इंसान के पास लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी तो समझ लो वो इंसान धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला जाएगा। या तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें डाल दे, आज मैं जरूर परेशान हूं लेकिन 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर मैं इन सभी सीमाओं को, बाधाओं को तोड़ दूंगा।
लायबिलिटीज को कम कर दूंगा, एसेट्स को अपना लूंगा, एसेट्स मेरे पास ज्यादा होंगे। इसी रूप में अगर हम देखें, हम पुराने टॉपिक की तरफ आते हैं। एक प्ले ग्रुप में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी फीस लगभग 40-50 हजार रुपए एक साल की है, और ट्वेल्थ में आते आते कम से कम वो 13 to 14 ईयर्स पढ़ाई करेगा। फर्स्ट टू 12 ईयर्स, 12 12 साल हो जाएंगे। प्ले ग्रुप, एलकेजी, यूकेजी, कम से कम मिनिमम 2 ईयर्स तो लगेंगे, अदरवाइज बहुत सारे स्कूल 3 ईयर्स, 4 ईयर्स भी लगा देते हैं। मीन्स वी आर स्टडिंग अप टू 15 ईयर्स, 15 साल हम पढ़ाई कर रहे हैं। और किसके लिए पढ़ रहे हैं? 90% फैमिलीज कहती है कि हम अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब कराना चाहते हैं। गलत नहीं है, क्योंकि जब से मैकाले प्रणाली भारत में आई, एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया, उसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। अगर 50 ईयर्स, सॉरी, 50,000 रुपीज का खर्चा अगर हमारे एक छोटे से बच्चे जो 3 से 4 साल का है, 5 साल का है, उसका आ रहा है, और लगभग हम 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, मीन 7,50,000 मिनिमम। ये मिनिमम बता रहा हूं। मीन्स 7.5 लाख रुपए हम उस बच्चे की एजुकेशन पे लगा रहे हैं मिनिमम। ये मिनिमम है। अब वो डिपेंड करता है आगे क्या कोर्स करता है। वो बीटेक करता है या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करता है, उसमें तो एक एक कोर्स में 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख, जितने भी, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और बच्चे में टैलेंट नहीं है, ये पैसे तब जाते हैं। और अगर ये बच्चे में टैलेंट है और वो एग्जाम को क्रॉस करके निकल के जा रहा है, तो उसके लिए हमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि उन बच्चे के लिए उन स्कॉलरशिप मिलती है। गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उसको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर पेरेंट्स उसको एजुकेशनल लोन लेने के बाद पढ़ाते हैं, या और रूप में वो खर्चा कर रहे हैं, तुम समझ सकते हैं, जॉब भी नहीं मिलेगी, और उसका जो मेंटल लेवल है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, तो जॉब तो उसको मिलनी नहीं है। अब वो अनएजुकेटेड पर्सन की कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट भी टू टाइप का होता है, बेरोजगारी भी दो तरह से है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या जॉब मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है, कितने वर्किंग आवर्स हैं, और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो जिन्होंने शिक्षा पे पैसा खर्च किया ही नहीं, या बहुत कम पढ़े, माता पिता ने तो पूरी कोशिश की होगी उनको पढ़ाने की, शायद वो खुद नहीं पढ़ पाए। क्योंकि ये हमारे वेदों में लिखा गया है, मात वेरी च पिता शत्रु येन बालको पठे। माँ वैरी और पिता शत्रु के बराबर है अगर उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। ये हमारी भारतीय वैदिक सभ्यता परंपरा कहती है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। एक रिक्शे वाला भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है और पढ़ाता है। वो अपने खर्चे कम कर सकते हैं, खाना हो सकता है एक बार खाए, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि शिक्षा की आज मूल्य देखा जाए तो क्या है।
लेकिन ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बहुत सारे कोर्सेज कर लिए। अब हम जब जॉब लेने के लिए निकलते हैं, जॉब के अकॉर्डिंग हम हमारा प्रोफाइल, हमारा मेंटल लेवल या स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो पॉजिटिव नहीं हो पाती, अप टू मार्क नहीं हो पाती। और जो हमारा सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो अधिक है, क्या वो हमको मिल पाएगा? ये कितने परसेंट लोगों को मिल पाएगा? जब वो नहीं मिल पाएगा तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, कहीं ना कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम अपने आप को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए जो मेंटल लेवल चाहिए था, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए था, वो हम नहीं ले जा पाए। इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल हमारे डिसिप्लिन का आता है। जो डिसिप्लिन पहले हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, आजकल नारियां भी अपने डिसिप्लिन से हटती चली जा रही हैं, जेंट्स अपने डिसिप्लिन से हटते चले जा रहे हैं, बच्चे अपने डिसिप्लिन से हटते चले जा रहे हैं। शायद हमारी फैमिलीज में आज वो डिसिप्लिन नहीं देखने को आता। जो डिसिप्लिन हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी हमको सिखाते थे, स्टोरीज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, वो हमें, वो कहानी जरूर लगती थी लेकिन उन सभी के अंदर एक सीख हुआ करती थी। और जब से जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज में टूट गई, हमारे संयुक्त परिवार एकल परिवारों में टूट गए, रीजन कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या जो एक ही जगह एक ही परिवार में रह रहे हैं वहां टेंशन और ज्यादा देखने को मिलती है। आपस में बोलचाल नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है। तो हम समझ सकते हैं जिन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया और जो आज उनके पास है वो हमारे लिए छोड़ के चले जाएंगे। और अगर हमारे रिलेशंस उनसे अच्छे नहीं हैं तो हमारे रिलेशंस टीम से कैसे अच्छे हो सकते हैं? टीम तो सिर्फ हमारी बनाई हुई है, क्या हमारे अंदर वो अपलायन के गुण हैं? नहीं है तो हमें एक अच्छी टीम का निर्माण करने में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। और हम कह सकते हैं कि न तो हमें वो जॉब मिलेगी, न तो हमें जॉब मिलेगी, और शायद हम अपने मिशन में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जो ड्रीम हमारे माइंड में चल रहा होता है, जो ड्रीम हमारे माइंड में चल रहा होता है, जो ड्रीम हमारे माइंड में आ रहा होता है, हम सपने देख लेते हैं कि मेरे को एक 50,000 की या 1 लाख रुपए की जॉब करनी है। लेकिन क्या हमारा मेंटल लेवल, 1 मिनट से, सॉरी सर, थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स थे। तो हम डिसिप्लिन में आना नहीं चाहते। 10 बजे की क्लास में स्टूडेंट 11 o'clock, 11 बजे आ रहा है, 10:30 आ रहा है,
और हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, कभी नहीं मिल सकती, जिंदगी में नहीं मिल सकती। उसके लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। मुझे शब्द पड़ेगा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मजबूरी को शो करता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। जिस तरह से हम 50,000 रुपए एक छोटे से बच्चे के लिए, प्ले ग्रुप के बच्चे के लिए हम खर्च कर रहे हैं, वो हमारे लोकल स्कूल में, छोटे स्कूल में शायद 5,000 10,000 रुपए में भी हो सकता है। और गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में वो फ्री में हो रहा है। पैसा एक लगेगा नहीं, बुक्स फ्री मिलेगी, बैग फ्री मिलेगा, और मिड डे मील भी फ्री मिलेगा, और शायद कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी शायद मिलती है, मेरे को कंफर्म नहीं, पहले मिला करती थी 5th क्लास में, 8th क्लास में। लेकिन कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं? शायद 1%। उन्हें मालूम है कि वहां का माहौल क्या है। नो डाउट वहां के टीचर्स क्वालिफाइड है। अगर आज हम प्राइवेट स्कूल्स की तुलना अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से करें, तो आज के टीचर्स क्वालिफाइड है, लेकिन वो क्वालिटी शायद नहीं दे पा रहे। क्यों? हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरा नहीं, गिराया गया। इसमें हम गवर्नमेंट को दोष नहीं देंगे, अपने देश की सरकार को ही सिर्फ दोषी नहीं ठहराएंगे। इसमें सिर्फ हम पेरेंट्स को जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदार ठहराएंगे। हमें वो दिन याद है, हमारे अजय सर को भी शायद याद होगा, हमारे पैनल पे जो भी 40 इयर्स प्लस में होगा, उन्हें सभी को याद होगा, जब हम स्कूल नहीं जाते थे। प्राइमरी एजुकेशन मेरी गांव में हुई। हमें मालूम है, मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट स्कूल में हेड टीचर थे। तो जो बच्चा स्कूल नहीं आया, उस बच्चे को स्कूल में लाना है। पेरेंट्स अगर अवेयर नहीं है उसको भेजने के लिए, लेकिन ये टीचर की ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे को बुलाना है। अगर वो बच्चा नहीं आया तो शाम तक उसके घर तक खबर पहुंच जाती थी, बच्चा नहीं आया है पढ़ने। और ये मालूम पड़ा कि बच्चा आया इसलिए नहीं है कि घर वालों ने तो मना नहीं किया, फिर भी नहीं आया, तो अगले दिन क्लास में जो मजबूत बच्चे होते थे, हष्ट पुष्ट बच्चे होते थे, 5 6 को भेज के स्कूल से, और बोलते थे कि इसको पकड़ के लाना है, खींच के लाना है, जैसे अभी हो उसको लेके आना है, लटका के लेके आ रहे हैं, एक दो हाथ पैर पकड़ रहा है, फिर खींच के ला रहे हैं। क्योंकि उसको डर लगता था मास्टर जी का, कि मास्टर साहब मारेंगे। घर वालों से शायद वो बच्चा उतना नहीं डरता था जितना वो अपने टीचर से डरता था। क्यों? उसका एक ही कारण था, डिसिप्लिन। आज और पहले में अगर डिफरेंस देखा जाए, तो पहले पेरेंट्स, माता पिता कहते थे कि सर हड्डी हड्डी हमारी, बाकी सब तुम्हारा, मतलब मारो पीटो कुछ भी करो, इसको पढ़ाना है। आज यदि कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को मारता है, या उल्टा सीधा भी कह देता है, या नहीं भी कहा, तो आज के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। यदि उन्होंने ऐसा घर पे जाके कह दिया, और पेरेंट्स तुरंत आते हैं कि आपने हमारे बच्चे को मारा, ऐसा है, ये है, मीन्स इसका शिक्षा का स्तर गिराने में हम माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम एक तरफ उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे के 90% 95% मार्क्स आए, और दूसरी तरफ वहां पे डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है, और सारा दोष हम टीचर्स को देते हैं, स्कूल कॉलेज को देते हैं, उस इंस्टीट्यूट को देते हैं जहां पे वो कोचिंग कर रहा है। लेकिन
आपने बहुत से अधिकार तो छीन लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी आर्मी को बॉर्डर पे ड्यूटी करते समय ये बोल दिया जाए कि आप हथियार नहीं चलाएंगे। आप हथियार दिखा तो सकते हैं, आप हथियार चलाएंगे नहीं। जैसा आदेश हमारी सिविल पुलिस के पास होता है, वो बहुत नेगेटिव कंडीशंस में हथियार चला सकते हैं। जब उनकी स्वयं के ऊपर आ जाए तब तक भी उन्हें चलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब इंसान सोचता है जब प्रॉब्लम मेरे ऊपर है तो जॉब बाद में देखी जाएगी, पहले मैं स्वयं तो बच लूं, तब वो हथियार चला भी देता है। उसकी जॉब भी जा सकती है, उसके ऊपर केस भी चलता है। और अगर आप उस गन की, राइफल की सुरक्षा नहीं कर पाए और आपसे कोई छीन के ले गया तो भी आपके ऊपर केस चलेगा, और आपने गोली चला दी तो भी केस चलेगा। अगर हमारी भारतीय सेना को तुरंत जवाब कार्रवाई में गोली चलाने का आदेश ना हो तो क्या होगा? क्या वो बॉर्डर पर टिक पाएंगे? आतंकवादी घात लगाए वो बैठा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें हैं कि मुझे बचना भी है, अपने देश के लिए कार्य भी करना है, लेकिन सबसे पहले उसका सपना उसका परिवार होता है। कितने होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, कौन कौन से त्योहार निकल जाते हैं, वो अपने परिवार के पास नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। ये कल की मीटिंग में बहुत सारी चीजों को बहुत बड़े रूप में एक्सप्लेन किया गया था, हर पैनल पे अलग है, लेकिन जिस माहौल में चले जाते हैं वहां हम सीखते हैं। तो उस कार्य को हमें करना होगा। जब 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खर्चा पेरेंट्स कर रहे हैं, एक अच्छी जॉब लग जाए, और जॉब भी तो लिमिटेड है, वैकेंसी भी तो लिमिटेड है, हाई आईक्यू वाले बच्चे भी काफी हैं, उसमें और रीजन भी हो सकता है। लेकिन जॉब ना मिलना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कितने परसेंट उसमें सफल हो पाते हैं। और सफल नहीं हो पा रहे तो हमें, जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की होड़ हम खाने में कर सकते हैं, पहनने में कर सकते हैं, फैशन में कर सकते हैं, हर लेवल पे कर सकते हैं, तो अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में क्यों नहीं कर सकते? वहां पर बच्चा अपना पॉकेट का खर्चा 10 साल से 12 साल की उम्र से लेके स्वयं कमाता है, स्वयं करता है, अपनी एजुकेशन का खर्चा वो स्वयं करता है, स्वयं उठाता है, पेरेंट्स पे जिम्मेदार नहीं है। इस पे तो हम पेरेंट्स पे जिम्मेदार रहेंगे 20 साल, 25 साल, जब तक जॉब नहीं मिलेगी, 30 साल, तब तक हम पेरेंट्स पे डिपेंड हैं। बाकी इट्स माई लाइफ। तो भाई पेरेंट्स की भी तो कुछ लाइफ हो सकती है, हमारे अपलाइन की भी तो कुछ लाइफ हो सकती है। अरे मैं तो डाउन लाइन हूँ, डाउन है भाई, कब तक डाउन लाइन बन के रहोगे? आपके नीचे एक सिंगल कोई भी जुड़ गया तो अब आप भी अपलाइन हो गए हो। जो आप अपलाइन से उम्मीद करते हो, आपका अपलाइन आपसे भी वही उम्मीद करता है। जिस तरह से हमारे पांडे सर बताते हैं कि आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। कोई व्यक्ति है, कौन टीम में, क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या एजुकेशन है एजुकेटेड, नहीं है एजुकेटेड, लेकिन उसने आपको बिजनेस दिया है, चाहे एक पेस्ट ही क्यों ना खरीदा हो, एक पैड ही क्यों ना खरीदा हो, चाहे वो आपकी डाउनलाइन में काम करता है नहीं करता, अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का यूजर भी है तो भी वो हमारे लिए उसने बहुत काम किया है। बहुत सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं कि भाई मौसम बहुत ठंडा है, ठंडी लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा, ये आज गर्मी है, आज बारिश है, बहुत सारे रीजन है। कल पांडे सर ने उस साइकिल के भी दर्शन कराए, जिस साइकिल से वो चले,
जिस बाइक से वो चले, और फिर कौन सी कार आई, फिर कौन सी कार आई, और अब कौन सी कार उन्होंने बुक की है। आज हम उनके उच्चतम स्तर को देखते हैं, और जब हम निम्नतम स्तर को देख लेंगे तो शायद उस कंडीशन से अच्छे हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज की स्थिति में होंगे शायद। लेकिन हम अपनी सोच बड़ी नहीं कर पाए। आज 16 साल के इतिहास में जब वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौके आए कि लोगों ने मुझे दूसरी कंपनी में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गए, उसका लॉयल्टी अवार्ड भी सर को मिला। समझ लो कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है भाई, इसमें उनकी पीएचडी चल रही है, क्योंकि 12th करते करते लगभग हमें 12 से 14 साल पढ़ाई में लग जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट होता है तो उसके घर वाले एक दो क्लास छुड़वा भी देते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पांडे सर की आजकल पीएचडी चल रही है। सफल हो चुके, बस सफल होने में वो चाहते हैं कि जो मेरे साथ आ जाएगा, वो अपने आप को एक बहुत पावरफुल इंजन समझते हैं, और समझते ही नहीं है, वो वास्तविक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या मानते हैं। और उस ट्रेन में जो बैठ जाएगा उनके साथ, उस डब्बे में बैठ जाएगा, तो वो 100% पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने उन रास्तों को देखा है, उन गड्ढों को देखा है। वो अपने, उनको मालूम है कि अगर मेरे को एच डी करना है, एच डी एच डी गो एच डी गो एच डी, सबकॉन्शियस माइंड में तो हम सभी डाल रहे हैं, लेकिन हमारी फीलिंग पे डिपेंड करता है कि वो फीलिंग क्या है। पैनल पे सिर्फ जुड़ के हम एच डी नहीं बन सकते, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और कल सर ने बहुत बड़ी क्लास सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ली, और उससे भी बड़ी क्लास उन्होंने जब ये बताया कि जो काम उन्होंने 16 साल में किया है, उस काम को 2024 में करना है। मीन 16 साल की जर्नी एक तरफ, 1 साल की जर्नी एक तरफ, ये है एचडी बनने का सपना सर। कल उन्होंने बताया कि 2024 के अंदर मुझे 2 नए डायरेक्टर क्रिएट करने हैं, 8 नए गोल्ड लॉइन बनाने हैं, 5 सिल्वर लॉइन बनाने हैं, और 20 ब्रॉन्ज लॉइन बनाने हैं, और 60 स्टार 8 बनाने हैं। ये होता है विजन, इसे कहते हैं मिशन। अगर मैं स्वयं सफल हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ चलने वाले कितने सफल हैं। ये होती है टीम, पावर ऑफ टीम, स्पिरिट ऑफ टीम। क्या मैं अपने आप को देख पाता हूं कि क्या मैं उन 68 स्टार की लिस्ट में हूं? क्या मैं उन 68 स्टार्स की लिस्ट में हूं? क्या मैं उन 20 ब्रॉन्ज लॉइन की लिस्ट में हूं? क्या मैं उन 5 सिल्वर लॉइन की, 8 गोल्ड लॉइन और 2 डायरेक्टर की लिस्ट में हूं? कबीरदास ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाके चीजों को खोजा, उन्हें सब कुछ मिला। जिन्होंने गहराइयों में गोते लगाए, उन्हें सब कुछ मिला। मोती भी मिले, कांटे भी मिले। और अगर मैं अपने आप को असहज मान के, असहाय मान के किनारे पे बैठ के ये सोचता रहूं कि मुझे सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा, सब कुछ मेरे अपलायन मुझे भी दे देंगे,
तो व्यर्थ में हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। 1-2 साल मीटिंग में जाएंगे, ताली बजाएंगे, धीरे धीरे हम वहां से स्वयं हट जाएंगे और लोग हट जाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बताता है सर, यहाँ पे 1% से ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते। क्या मैं उन्हें 1% में आ रहा हूँ, क्या मैं 1% में आ रहा हूँ, क्या मेरे तन बदन में आग लग जाती है? उस आग को लगाना पड़ेगा अगर 1% में आना है। या तो वो सपना ही मत देखो। क्यों इतने रुपए वेस्ट करते हैं कि लखनऊ जा रहा हूँ, कि कलकत्ता जा रहा हूँ, यहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, अपलाइन का फोन आ रहा है, मीटिंग में आओ, मैं जा रहा हूं, या झूठ बोल रहा हूं। कोई फायदा नहीं होगा अगर मेरे माइंड में यही है सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। आप टाइम एंड मनी दोनों को व्यर्थ कर रहे हैं। मनी तो फिर भी कैसे भी आ सकता है, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। तो मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही सीखा है कि अगर हमारा विजन और मिशन क्लियर नहीं है कि मेरा अपलाइन जा सकता है वहां तक, तो मैं जाऊंगा। अपलाइन जा सकता है तो मैं जाऊंगा। अपलाइन की अगर मुझे जो भी निर्देश मिलता है वो मुझे करना है, करना है, करना है। लेकिन एक्टिव, ग्रोइंग, इफेक्टिव अपलायन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपलायन ऐसा हो कि खुद तो गड्ढे में जा रहा है, आज तुझको भी गड्ढे में ले चलूं। स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है। जब एक्टिव, ग्रोइंग, इफेक्टिव अपलायन हमारे साथ में होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे और बूस्ट अप हो जाता है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम जिससे मिलते हैं तो हम कह सकते हैं दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती। जिस तरह से हमारे पांडे सर ने 16 साल में जो इतिहास रचा, उनके एक शिष्य ने वो इतिहास 8 साल में रच दिया। अजय कुशवाहा सर ने। अरे सर, आप ये देखो, आधे समय में जब इतिहास लिखा है ना, तो आधा टाइम जिंदगी के सोने का, खाने का, पीने का वो भी छोड़ दिया होगा। और हम चाहते हैं इस पैनल पे जितने भी लोग हैं उस इतिहास को तोड़े, इस इतिहास को तोड़ें। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये इतिहास टूटेगा। जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं। 1 या 2 साल के अंदर ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हमारे ट्रिपल एस सिस्टम में पैदा हो चुके हैं। कोई गोल्ड लॉयन होगा, कोई स्टार गोल्ड लॉयन होगा, वो सोच रहा होगा कि कुशवाहा जी जो आपने किया है, कि मैं भी तो आपका शिष्य हूँ, मैं भी तो ट्रिपल एस को फॉलो करता हूँ। जो आपने 16 साल में पांडे सर ने किया, 8 साल में आपने किया, 10 साल में आपने किया, मैं उसको 7 साल में करना चाहूंगा। जिन्होंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया 100% वो होगा, होगा, होगा। बस हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने की जरूरत है। जो इंसान कॉन्फिडेंट बन गया, अपलाइन का साथ है, तो कभी कभी वो जो गाना है याद आता है, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक तेरा साथ हो मेरा। बस अपलाइन का साथ जिसको मिल गया, समझ लो अपलाइन के लिए डाउनलाइन जहां से चाहेंगे वहां से क्रिएट कर देंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम और लूंगा। 1 साल 4 महीने मुझे इस सिस्टम में हो गए। और 1 साल 4 महीने में मैं अभी कुछ भी नहीं सीख पाया हूं, अगर सच में देखूं तो। बस हमने क्या किया कि बस अपने आप को पैनल पे डाल दिया। क्योंकि हमारे जो भी सीनियर लीडर्स आते हैं, पांडे सर आते हैं, कोई भी आते हैं, पैनल, पैनल, पैनल। और यही मैंने अजय सर से सीखा है कि अगर 8 बजे का पैनल हो तो सर मेरे को 8 बजे के पैनल पे दिखे। 10 बजे का पैनल है तो वो पूरा लेते ही लेते हैं। 12 बजे का पैनल है, शाम को 7 बजे का पैनल है, 9 बजे, 8 बजे का पैनल है। जब मैंने कहा कि सर इतनी एज में ये काम कर सकते हैं तो इस इतिहास को हमें भी रिपीट करना है। उस इतिहास को हमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है।
तीन तरह के लोग होते हैं। एक इतिहास लिखने वाले होते हैं, एक इतिहास बनाने वाले होते हैं, और एक पागल वो होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि ये इतिहास भी बन सकता है। तो इतिहास लिखने वालों को कोई याद नहीं करता, इतिहास बनाने वालों को सभी याद करते हैं। लेकिन बनाने वालों से पहले एक लिस्ट और होती है, वो किसी न किसी रूप में उन्हें प्रेरणा मिल जाती है कि ये इंसान इस काम को कर रहा है। अगर आपके सामने पागल शब्द लग गया तो समझ लो आप सफल हो जाएंगे ट्यांस में। और जो ट्यांस में भी सफल नहीं हो पाया, वो कहीं सफल शायद ही डायरेक्ट सेलिंग में हो पाएगा। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। जब मैं ज्वाइन हुआ तो सफी सर से मेरी मुलाकात हुई, तब तक मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। तब सफी सर ने मुझसे कहा कि अवनीश जी, ये फील्ड अलग है, ये फील्ड अलग है, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होना करना पड़ेगा अपने आप को। तो हमने कहा सर, ये आर्मी की ट्रेनिंग की तरह इसको हम चैलेंज लेंगे, और 9 महीने के अंदर जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग, हमने कहा 9 9 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग हम समझ के इसको करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ो तो गिर भी सकते हो। जब वो टूर चल रहा था कश्मीर वाला, हमें तो मालूम भी नहीं था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। बीबी क्या है, बीबी क्या है, प्लाई क्या है, वो क्या है, बस सुनते बच्चे को समझ में नहीं आता। ए फॉर टू वन जा टू होता है, हिंदी में दो एकम दो होता है। लेकिन धीरे धीरे सेकंड थर्ड क्लास में आते, एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट में, सेकंड में आता है कि टू को मल्टीप्लाई वन से करते तो टू होता है। ये यूनिवर्सल रूल है जो हमारे ग्रैंडफादर ने पढ़ा, दादा उनके ऊपर दादा, और उनका जो मैथ था वो अलग था। मैं अपने दादाजी से सीखता था, बताते थे कि ढैया, अद्धा, पौना, सबैया, उनका जो मैथ था वो अलग था। वो हमारे मैथ से जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे बहुत स्ट्रांग था। तो जब कश्मीर टूर चल रहा था, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे क्वालिफाई होता है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला। जिस दिन लास्ट डे था टूर का, मैं मुजाहिद सर के उनके सेंटर पे था, हाथरस से आ रहा था, लेकिन माइंड में डाला कि यार टूर तो करना है, देखते हैं कि टूर क्या होता है, कैसे होता है। बस माइंड में ये लिखा हुआ था, डला हुआ था, मैंने पेपर पे लिखा भी नहीं था, विजन बोर्ड पे भी नहीं लिखा था। जिस दिन लास्ट डे था और लगभग 11 बज रहे थे, 28 तारीख थी, तो मुजाहिद सर के पास में आया मैं, हाथरस से आया था। तो मैंने कहा कि सासनी गेट पे होके ही निकलना है, रामघाट रोड जाना है, तो मैं चलो सर से मिलता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर टूर की आज लास्ट डेट है। हाँ, मैंने कहा सर बिल्कुल है। तो क्या टूर का क्या डिसीजन है? तो हमने सिर्फ यही कहा कि टूर हो रहा है सर, टूर हो रहा है, टूर हो जाएगा शाम तक। उनके एक्सप्रेशन से हमें लगा, हंसी के अंदाज से लगा, हाँ सर बिल्कुल मुझे भी लग रहा है हो जाएगा। तो उस हंसी को आप दोनों ही रूप में ले सकते हैं। हम तभी बस बात कर ही रहे थे, आधे घंटे का समय हुआ होगा, तब मुझे इगलास से फोन आया कि उनको हम लगभग 1 महीने पहले प्लान दिखा चुके थे कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हम दोनों लोग आ रहे हैं और आप हमें मशीन दिलवा दीजिए, हम पेमेंट लेके आ रहे हैं। 1 लाख रुपए वो लेके आए। अब मुझे सर के सेंटर पे ही थे, पेमेंट दिया, 10 15 मिनट के बाद वो चले गए। तो जय सर बोले कि सर अब तो लग रहा है टूर हो जाएगा। नहीं सर, मेरे को तो पहले ही लग रहा है टूर होगा। बोले 50,000 रुपए और कम है। हमने कह दिया वो भी आ रहे हैं सर। कुल हो सकता है उन्हें लगा हो कि ये 1.5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से लगा के कश्मीर जाएंगे। मैंने कहा सर 50,000 रुपए भी आ रहे हैं। तो उनको हंसी आई, बोले कहाँ पे आ रहे हैं सर? मैंने कह दिया रोड पे आ रहे हैं। और विश्वास कीजिए कि 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम हुआ होगा, मैं वहीं पे बैठा था, हम दोनों साथ साथ थे। इगलास से एक और फोन आता है, वो मेरे भतीजे का फोन आता है, वो सेंटर चला रहे हैं। उन्होंने कहा चाचा जी, एक बीसीएम का पेमेंट आ गया है।
एक डीसीएम का पेमेंट आ गया है, तो मैंने कहा कि आप पेमेंट को लेकर अलीगढ़ आ जाओ। अब उनका विजन है, मिशन है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसका विजनरी माइंड है। हमने कहा, मैं बाइक लेके तुरंत वहां से इगलास पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं तो इगलास में नहीं हूँ, लेकिन पेमेंट घर पे आ गया है। मैं ठीक है, मैं आता हूँ, आधा घंटा लगेगा। बाइक ली, पेमेंट लिया, सबमिट किया, टूर हो गया। और जो हमारा थाईलैंड टूर था, ये थोड़ा सा उससे बड़ा था, लेकिन पता नहीं हमने विजन बोर्ड पे लिख दिया थाईलैंड टूर। टीम उतनी बड़ी नहीं, टीम उतनी बड़ी नहीं जिससे हम टूर कर पाए, लेकिन माइंड में डाल दिया तो डाल दिया। जब भी मुलाकात सर से हो, तो सर टूर का क्या चल रहा है? मैंने, सर टूर हो रहा है, टूर हो रहा है, टूर हो रहा है। आपने कभी माइंड में ये आने ही नहीं दिया कि टूर नहीं हो रहा है। मैंने कहा टूर होगा तो अलग पहचान होगी, और नहीं होगा तो आपका बिजनेस तो बढ़ेगा, आपका लेवल तो ऊपर बढ़ने की तरफ चलेंगे आप। हमारे माइंड में सिर्फ इतना था, लेकिन डेट डाल दी। हमने कहा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने भी कई बुक्स को पढ़ा है, और द सीक्रेट को मैंने कई बार पढ़ा है। मोबाइल पे भी आप देखेंगे, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको मैंने कई बार सुना है। यानी सभी लोग कहते हैं लिखो लिखो लिखो। हमने कहा लिखने में कोई पैसे तो लगते नहीं, हमने भी लिख दिया, डेट भी डाल दी। लेकिन उसी डेट से पहले नवंबर में मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं। 1 लाख से टूर हो गया, दूसरी लेग में काफी कम था। अब हमने कहा कि 3 दिसंबर को हम फ्री हुए, 4 दिसंबर को हम फिर भी गांव में रुके, 5 दिसंबर को हम आ गए। और 5 दिसंबर से मैं अभी दोबारा घर नहीं जा पाया। हम समझ सकते हैं कि फादर का लॉस होने के बाद मदर की फीलिंग क्या होगी। और इतने समय तक हम नहीं जाएंगे तो शायद उनके माइंड में यही होगा कि जैसा औरों के साथ होता है कि एक बेटा बदल गया, मेरा बेटा भी बदल गया। लेकिन मैं प्रॉमिस करके आया था कि मैं आऊंगा, लेकिन 20 दिन का मेरा टेस्ट है। 20 दिन का मेरा टेस्ट है, और अगर मैं उस टेस्ट में पास हुआ तो मैं बड़ी खुशी के साथ आऊंगा, और पास नहीं हुआ तो भी आना तो है। माँ है, भाई है, बस इसी माइंड में लगे रहे, कैसे होगा कैसे होगा। 2.5 लाख रुपए का बिजनेस कम, माइंड में चल रहा है, होगा होगा होगा। तभी किसी के द्वारा मैसेज आता है कि आप उनसे मिलो। उनसे मिले, बात हुई, सब कुछ हुआ, फाइनल हुआ, चेक दिया। अगले दिन बोल दिया कि चेक नहीं लगाना अभी। ठीक है, नहीं लगाएंगे। लेकिन माइंड में फीलिंग आ गई कि ये इंसान ज्वाइन करेगा 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 करेगा, नहीं तो हम, कोई ना कोई शक्ति है इनको यहां तक भेजने वाली। हमने कहा आप नहीं तो और, क्योंकि उनको बस डाउट हुआ कि मशीनों की कॉस्ट ज्यादा है, और फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कुछ चेंज आ रहा है। हम उन्हें कुछ ज्यादा बता रहे हैं। हमने भी शेयर डाउनलोड कराया, सारी चीज कराई, जो भी रीजन रहा। लेकिन शाम होते होते 28 तारीख को टूर कंप्लीट हुआ। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एडवाइस हो सकता है कि अपनी टीम को हमें एक साथ बिठाना होगा। जिस तरह से आजमगढ़ टीम का एग्जाम्पल हमारे महागुरु जी देते हैं, हमारी टीम अलीगढ़ में भी कम नहीं है। बस उसको एक साथ कलेक्ट करने की जरूरत है, और हम विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्दी ऐसा होगा। बहुत जल्दी ऐसा होगा। अगर अगर हमने यूनाइट नहीं हुए, एक साथ एकल शक्ति में हमने घोष नहीं किया,
तो शायद हम सभी कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से पांडे सर कहते हैं कि वहां की टीम ये काम कर रही है, तो ये जिम्मेदारी और विश्वास हमारे अजय सर को भी है, और वो हमारे तो सभी के अपलायन हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि हमारी अलीगढ़ टीम एक साथ यूनाइट होगी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे। क्योंकि अभी कल उन्होंने कहा था सर ने कि 5,000 लोगों के प्रोग्राम होने हैं, चार, एक दिल्ली में होगा, एक लखनऊ में होगा, एक कानपुर में होगा, और एक बिहार में होगा। तो हमने कहा बिहार आ गया, सब कुछ आ गया, अलीगढ़ क्यों नहीं आया? अलीगढ़ में इतना टीम है, सब कुछ है, हम सभी को प्रयास करना होगा, उस कार्यक्रम को हमें अलीगढ़ में लाना होगा। क्योंकि अलीगढ़ में वो कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक हम एट और गोल्ड और ये कुछ नहीं बन सकते। क्योंकि जब एक माहौल होगा, माहौल की शक्ति का संचार होगा, तो हम सभी अपने रैंक को बहुत जल्दी ब्रेक करेंगे। साथ ही से पांडे सर ने बोला कि पिछली बार एक ट्रेन गई थी, अब की दो ट्रेन की तैयारी है। पिछली बार एक ट्रेन गई थी, अब की दो ट्रेन की तैयारी है। तो हम समझ सकते हैं चीजें बदल रही हैं। विकास सर ने बोला कि ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। अभी टियांस का हम 1% भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हमारे अजय सर, क्योंकि वहां हेड ऑफिस में घूम के आए हैं, सारी चीजें देख के आए हैं, और मैं बहुत लकी मानता हूं कि उनको ये टूर मिला, जाने का मौका मिला, उनका विजन मिशन क्लियर होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला टूर चाइना का ही है। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं से आ रहा है। क्योंकि कल भी विकास जी ने कहा कि इंडिया को लेके मिस्टर ली का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। अगर विश्व में सबसे बड़ा प्लान है तो वो इंडिया के लिए है। 6 और 7 को भेजा जाएगा, 6 और 7 को भेजा जाएगा। तो मैं को 100% ये है कि शायद कन्वेंशन में न दिखा के उनको वो चाइना भेजने का प्लान हो सकता है, जिस तरह से थोड़ा सा इंडिकेट मिला। और हम समझ सकते हैं कि जब हमारे अजय सर इतने एक्साइटमेंट में हो सकते हैं सिर्फ चाइना जाके, तो हम तो बस उनकी एनर्जी को स्वयं ग्रहण करना होगा। जब मौका मिलेगा चाइना जाएंगे। इस पैनल पे जो भी प्रेजेंट है, 23 लीडर्स है, अपने माइंड में डाल दे, हमें जाना है, जाना है, जाना है। टूर कहीं का भी आए, करना है, करना है, करना है। हम करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बैक टू